तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आईसीएसई 2025 में, यानी कि क्लास 10th में आपका केमिस्ट्री का पेपर किस तरह से आने वाला है और केमिस्ट्री के पेपर को करते समय आपको किन बातों का ध्यान देना होगा। तो बच्चों, हाल फिलहाल में ही आपने कुछ दिन पहले हमारे साथ फिजिक्स का पेपर भी अटेम्प्ट कर किया था। होपफुली आपने फिजिक्स के सारे आंसर्स को वापस लिख लिया होगा, क्योंकि मैंने सारे सॉल्यूशंस आपको शेयर भी कर दिए थे। तो अब हम लोग यहाँ पे बच्चों लेकर के आए हैं केमिस्ट्री के इस पेपर को, जो काफी ज्यादा बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है और काफी सारे बच्चों से क्वेश्चंस इसमें होते भी नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को किस तरह से लगाना है, उसमें किन तरह की बातों को पहले से ध्यान में रख करके जाना भी पड़ेगा, तो उन सारी बातों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये पेपर जो होता है, ये 80 मार्क्स का है। और ये पेपर जो है, अगर आप ध्यान से देखें कि इसमें जो टाइम अलाउड है, उस टाइम को भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों, आपको यहाँ पर और भी बातें देखने को मिलेंगी कि भाई, सेक्शन ए आपका कंपलसरी है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी, है ना। तो यहाँ पर सेक्शन ए बच्चों आपका कंपलसरी है और 4 क्वेश्चंस करने हैं सेक्शन बी से। तो ये आपको स्पेशली ध्यान देना है। और बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो पहले के 15 मिनट होंगे, उस 15 मिनट को आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आपको शुरुआत के 5 मिनट के बाद जो है, अपना पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं केमिस्ट्री के इस पेपर पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब, यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं उन सबको जवाब देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब अब हमको सोच के बताएंगे क्या आएगा। तो तविशी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जल्दी से जवाब देना है। यस। इसमें लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग। लिखा है, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द आंसर्स ओनली। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखो एक स्पेसिफिकेशन दे दिया गया है कि आपको सिर्फ आंसर से ही लेना देना है। सबसे पहले क्या है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CSO4। अच्छा, कॉपर सल्फेट से रिलेटेड अगर आपने देखा हो तो उसको हम लोग ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। अब ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, कह रहा है टर्न्स कलरलेस ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इलेक्ट्रोड्स, कौन सा इनमें से इलेक्ट्रोड्स हो सकता है, क्या इसका सही जवाब हो सकता है। सर, डी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं पी वाले पार्ट में क्या गिवन है। पी वाले में लिखा है कि एनोड कॉपर का होगा और कैथोड भी कॉपर का होगा। ओके, यहाँ पे बच्चों लिखा है एनोड प्लैटिनम का होगा और कैथोड कॉपर का होगा। ठीक है। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपको विस्तृत तौर पे काफी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी सिखाई जाती है। तो यदि अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत अच्छे से पता होगी, जो क्लास 9th में भी है, 10th में भी है, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी दे पाएंगे और सही दे पाएंगे। वरना अंदाजा कम होने की वजह से क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। लेकिन बच्चों, मेरे को ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी पार्ट है। यानी कि एनोड आपका यदि प्लैटिनम का बना हो और कैथोड कॉपर का बना हो, अगर ऐसा होगा, तो हमारे पास जो एक्वस सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का, वो टर्न्स कलरलेस ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, वो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर कलरलेस हो जाएगा। तो उसका सही आंसर जो है वो क्यू पार्ट है। अब यदि बच्चों आपने अभी तक पढ़ी नहीं है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो अभी आप इसको फिर लीव कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड पी इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब विद अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ओके, कोई कंपाउंड पी है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ टेस्ट ट्यूब में हीट किया जा रहा है। A red litmus paper held at the mouth of the test tube turns blue. Which of the following could the compound be? अच्छा, जितने भी प्यारे बच्चे हमारे बैठे हैं, उन्होंने कम से कम टेस्ट ट्यूब तो अब तक देखी होगी लैब में, कि भाई टेस्ट ट्यूब किस तरह से नजर आती है। इस तरह से बच्चों एक टेस्ट ट्यूब होती है, ये आपको लैब के अंदर पड़ी हुई मिलती है, कांच की होती है, इस तरह से होती है।
अब इसमें लिखा है कि कोई कंपाउंड पी है, इसके अंदर कोई कंपाउंड है जिसका नाम है पी, उसको बच्चों हीट किया जा रहा है। हीट करने का मतलब बंसन बर्नर वगैरह किसी से भी हम इसको हीट कर रहे हैं। अ कंपाउंड पी इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और इसके अंदर बच्चों ये कौन से सॉल्यूशन में है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, यानी कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। और रेड लिटमस पेपर बच्चों, ऊपर हम एक रेड कलर का लिटमस पेपर ले जाते हैं, रेड लिटमस पेपर इसके माउथ पे। वो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है। अब बच्चों अगर रेड से ब्लू हो जा रहा है तो उसका मतलब ये कंपाउंड कौन सा हो सकता है? सर अमोनियम सल्फेट। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बच्चों इसका जो सही जवाब है वो अमोनियम सल्फेट है। तो अमोनियम सल्फेट क्या होगा? वो रेड लिटमस पेपर जो होगा उसकी वजह से वो ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा होगा। तो ठीक है बच्चों, आपने अमोनियम सल्फेट इसका सही जवाब दिया है। अमोनियम सल्फेट दैट मींस NH4 का होल्ट वाइज SO4। ये हो गया बच्चों आपका अमोनियम सल्फेट। ऐसे तो बच्चों मैंने अमोनियम के बारे में भी काफी डिटेल में बताया है कि भाई पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं, अमोनिया में इनके पास लोन पेयर होता है, वो H+ को कोऑर्डिनेट करता है, तब अमोनियम आयन बनता है। तो अमोनियम आयन बच्चों एक बेसिकली रेडिकल होता है जिसकी जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है, तो ये NH4+1 के नाम से चलता है। तो आपका ये जवाब बिल्कुल सही आपने बताया कि ये अमोनियम सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द लीस्ट, मतलब इसमें सबसे कम वेट किसका होगा? देख ले बच्चों, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, कभी भी ग्राम एटम्स लिखा हो तो ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स कभी भी बच्चों अगर एक साथ लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई। ग्राम एटम और मोल्स इन दोनों का मतलब बच्चों एक ही होता है। ग्राम एटम्स को आप मोल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों। अब 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चों अगर ये ऑक्सीजन गैस नहीं है, अगर ये सिर्फ ऑक्सीजन है, तो दैट मीन्स हमारे हिसाब से 1 मोल ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो 16। तो 2 मोल ऑक्सीजन का कितना होगा? 2 × 16 यानी कि 32। तो बच्चों उसको हम 32 भी मान के चल रहे हैं, ठीक है ना? ओके बच्चों, लेकिन अगर ये 2 मोल ऑफ O2 हो जाएगा तो ये 64 भी हो सकता है कि अगर हम इसको O2 एज्यूम कर लें, लेकिन अभी हम इसको O2 एज्यूम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है। तो 32 ही, 16 ही मान के चल रहे हैं। उसके बाद 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम का बच्चों 23 होता है। सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई यहीं पे। उसके बाद बच्चों 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। बच्चों अगर हमको किसी भी गैस के NTP या STP पर अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, दैट मीन्स वो उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्यारे बच्चों 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन का होता है 12 और 32, दैट मीन्स 44 हो जाएगा। सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे। और बच्चों अगर इतने एटम्स ऑफ कार्बन है, यानी कि इतने एटम्स ऑफ कार्बन क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल ऑफ कार्बन। अब बच्चों नहीं 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 नहीं, 6.033 × 10⁻²3। तो बच्चों ये तो 23 ना लिख करके 22 लिखा हुआ है। भाई अवोगाद्रो नंबर क्या होता है? 6.023 × 10⁻23 होता है। तो बच्चों इतने एटम्स कितने मोल को रिप्रेजेंट करेंगे? तो तुम कहोगे सर 6.022 × 10⁻23 एटम्स जो होते हैं वो 1 मोल ऑफ कार्बन यानी कि 12 ग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर 6.022 × 10⁻22 एटम्स, सर ये कितने को रिप्रेजेंट करेंगे? ये कितने ग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे? यानी कि 12/10 यानी कि 1.2 ग्राम। तो ये तो बच्चों 1.2 ग्राम हो गया। अब बच्चों सोच के बताइए कि भैया इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो सबसे पूछा गया है लीस्ट। तो लीस्ट में बच्चों यहाँ पे 1.2 आया है, यहाँ 44 आया है, यहाँ 23 आया है, और अगर हम यहाँ पे O2 मान भी ले तो ये 64 हो जाएगा। तो इन सब में सबसे लीस्ट पूछा गया है। तो बच्चों ये सबसे लीस्ट में तो आपका डी पार्ट आएगा। तविशी समझ में आया? सबसे लीस्ट में सबसे डी पार्ट आएगा। यस सर। हाँ, तो सबसे लीस्ट में बच्चों डी पार्ट आएगा, क्योंकि मैंने आपको एनालिसिस भी बताई कि भैया अवोगाद्रो नंबर यानी कि 6.022
इंटू 10⁻23 एटम्स जो हैं बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन, या दैट मीन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 22 वाले के बराबर हो जाएंगे। इस तरह से करना है। अच्छा बच्चों, अगर आपको एनालिसिस मोल कॉन्सेप्ट्स की नहीं पता है तो मैं एक बार आपको बता देता हूं किसी भी सब्सटेंस के मोल वगैरह कैसे निकालते हैं। मोल होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास। इस तरह से हम निकाल सकते हैं मोल्स। ठीक है। और किसी भी गैस का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो एनटीपी या एसटीपी पर, तो उसको बच्चों निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय 22.4। इस तरह से बच्चों हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं किसी भी गैस के एनटीपी और एसटीपी पे, क्योंकि गैसेस के बेसिकली वेट नहीं दिए जाते हैं, वॉल्यूम दिए जाते हैं। इसीलिए हम वहां पर हम लोग 22.4 को लेके चलते हैं स्टैंडर्ड वॉल्यूम, उसी के रिस्पेक्ट में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। चलिए बच्चों, समय नहीं खराब करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ भी करना है। क्या लिखा है फोर्थ क्वेश्चन? लिखा है द इक्वेशन बिलो shows the reaction between element X and dilute sulfuric acid। सारे बच्चे भाई ध्यान दे, क्या लिखा है? द इक्वेशन बिलो shows the reaction between element X and dilute sulfuric acid। सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे, क्या लिखा है? X की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन दी गई है। ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस निकलती है, कभी भी पॉप साउंड के साथ निकलती है। कह रहा विच पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंपाउंड XSO4। तो ये बच्चों कैसा क्वेश्चन है बेटा, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? सर शायद डी होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और XSO4 के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो दैट मीन्स वहां पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी पार्ट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? लिखा है ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड यानी ड्राई HCl गैस इज collected by the upward displacement of air. Reason: हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज लाइटर देन एयर। अब बच्चों ए सही है, बी सही है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आपको सोच के बताना पड़ेगा। सर इसका भी डी होगा। नहीं, एक सेकेंड, बी होगा। ओके बच्चों, एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो बच्चों जो फिफ्थ क्वेश्चन है, अभी जैसा वो पढ़ने में आ रहा है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी पार्ट है। सी पार्ट का मतलब ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है, अगर बच्चों हम इसका वेट निकालेंगे तो वो HCl होता है, दैट इज 1 + 35.5, दिस इज 36.5। और एयर का मतलब बच्चों हम ज्यादातर ऑक्सीजन लेके चलते हैं, तो 16 × 2 = 32 हो गया। तो उसमें लिखा है कि बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज लाइटर देन एयर। नहीं नहीं, वो तो अगर ऐसे भी देख रहे हैं तो भारी है एयर से। तो दैट मीन्स बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर अभी जो समझ में आ रहा है कि वो ए ट्रू है और आर फॉल्स है। तो बच्चों ये फिफ्थ वाले क्वेश्चन का जवाब हो गया। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ हाँ। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर में जो जार होगा वो इन्वर्टेड होगा, जिससे हाइड्रोजन नीचे की तरफ कलेक्ट हो या फिर ऊपर की तरफ कलेक्ट होएगी। हाँ, तो बेटा इसमें लिखा है ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कनेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो यानी कि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है और ये बच्चा इन्वर्टेड होता है। ये जो ट्यूब होती है वो इन्वर्टेड होती है। ओके सर, ठीक है। ठीक है। यस। नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं।
ये तो बच्चों नेक्स्ट वाला आईयूपीएसी नेमिंग है, क्लास 10th की बहुत ही आसान आईयूपीएसी नेमिंग आप सभी को आती है। तो जल्दी से इस आईयूपीएसी नेमिंग का जवाब देंगे आप सभी लोग। 6th वाला पार्ट। सर स्क्रॉल कर सकते हैं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट दिख रहा है। हाँ तो चलिए करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन्स आर शोन बिलो, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ द ब्यूटीन आर देयर। The structures of the 4 hydrocarbons are shown below. How many isomers of butene are there? कह रहा है इन चारों स्ट्रक्चर्स में ब्यूटीन के कितने आइसोमर्स हैं। तो प्यारे बच्चों, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर हम ब्यूटीन कहेंगे तो उसमें हम n की जगह 4 डाल देंगे, तो ब्यूटीन का फॉर्मूला बन जाएगा C4H8। अब हमको ब्यूटीन के अगर स्ट्रक्चर बताने हो तो प्यारे बच्चों, पहला स्ट्रक्चर ब्यूटीन का ये होगा, जिसमें हम कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर जो अगर हम ब्यूटीन का बनाएंगे तो बच्चों हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ब्यूटीन का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बच्चों हम यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमको इससे ज्यादा तो ब्यूटीन के आइसोमर्स नहीं नजर आते हैं, क्योंकि आइसोमर्स उन्हें कहते हैं जिनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो बच्चों, इसको अगर हम कंप्लीट भी करना चाहें तो हम हाइड्रोजन लगा करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तर्ज पे आप जवाब देख करके हमको बता दीजिए कि कौन सा जवाब आपको समझ में आ रहा है। बताइए भाई, कौन सा जवाब है। सर वैसे तो 2 होना चाहिए, क्योंकि सेकंड और थर्ड सेम होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ब्यूटीन के आइसोमर्स देखने हैं, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो पूरी तरह से एल्केन बना हुआ है। तो बच्चों, आपको जवाब इन तीनों में से देखना है, और इन तीनों में से जो स्ट्रक्चर होगा वो मैच भी करेगा नीचे वालों से। तो तुम कहोगे हाँ सर, ये तो ब्यूटीन का 100% आइसोमर है। बाकी सर देख के बताते हैं। हाँ सर, ये भी ब्यूटीन का 100% आइसोमर है। और सर इसके बाद सर एक और देख लेते हैं कि ये है कि नहीं। सर ये तो सेम हो गया है सर, लेकिन ये ब्यूटीन का आइसोमर है, लेकिन ये सर सेम हो गया है। क्या हो गया है? सेम हो गया। तो सर बड़ी दुविधा है, इसका आंसर क्या दिया जाए। इसमें ब्यूटीन के कितने आइसोमर्स हैं? 2 ही कहोगे, क्योंकि ये तो सर सेम हो गया। जो चीज सेम हो जाती है उसको दोबारा थोड़ा ना गिने जाते। तो बच्चों, ब्यूटीन के 2 ही आइसोमर्स आप कहेंगे, यानी कि इसका आंसर हो गया बी पार्ट। समझ में आया बेटा? यस सर। तो प्यारे बच्चों, ऐसा ना हो कि आप कंपाउंड अगर रिपीट करके दे दिया गया हो तो उसको 2 बार गिन लें। ऐसा नहीं किया जाएगा, उसको एक ही बार माना जाता है। उसमें ब्यूटीन के 2 ही आइसोमर्स हैं। चलिए भाई, तो बच्चों ये एक आसान सा आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लिखा है एलिमेंट पी हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, पी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 2,8,8,1, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 8 दूनी 16, 17 18 19, 19। 19 का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। बच्चों पोटेशियम है ये, ठीक है। द एलिमेंट P has electronic configuration 2,8,8,1. The number of chloride atoms present in the number of chlorine atoms present in a chloride of P. P का क्लोराइड। बच्चों P यानी कि पोटेशियम का क्लोराइड कैसे बनेगा? पोटेशियम की +1, क्लोरीन की -1, यानी कि P का क्लोराइड हुआ पोटेशियम क्लोराइड। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन क्लोराइड ऑफ पी। तो उसमें बच्चों नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने हैं? एक ही है। तो उसका आंसर क्या होगा? 1, 6 का, 7 का, बी पार्ट। बेटा समझ में आया? यस सर। हाँ, तो अगर हम पोटेशियम को पहचान चुके थे तो उसका क्लोराइड बनेगा तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। तो पोटेशियम क्लोराइड में यहां पर नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स क्या है? सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट।
तो बच्चों हाइड्रोजन के तीन तरह के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं जिनका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है। तो कह रहा है कि भाई अगर आप ध्यान से देखें कि ये क्या है, आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ये क्या है? आइसोटोप है हाइड्रोजन का। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इट विल, क्या होगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होगा? इट विल बी प्लेस्ड बिफोर हाइड्रोजन। क्या होगा? क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है कि एटॉमिक मासेस पे बेस्ड है? बताइए भाई। सर एटॉमिक मास मतलब एटॉम प्रोटॉन नंबर पर, तो आंसर सी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब बताया कि भैया कि हाइड्रोजन के है तो आइसोटोप्स, और आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम ही है। तो बच्चों हाइड्रोजन के जो ये तीनों होंगे, चाहे प्रोटियम हो, चाहे ड्यूटेरियम हो, चाहे ट्राइटियम हो, वो रहेंगे एक ही जगह पर जहां पर क्या हो? हाइड्रोजन हो। है ना? क्योंकि बच्चों हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बच्चों जो क्लास 9th में आपको बताया जाता है वो होता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। याद रखेंगे सारे बच्चे, क्लास 9th में आपको बताया जाता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। दिस इज मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आपको याद रखना होगा है कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक नंबर्स पे। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। लेकिन बच्चों इससे पहले का जो लॉ था वो कुछ अलग था। उसमें होता था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर मास नंबर्स। लेकिन बच्चों अब वो ओल्ड पीरियोडिक लॉ था, लेकिन हम लोग को यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में डिस्कस करना था। तो आंसर आपने बिल्कुल सही बताया, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बताइए भाई सही जवाब क्या होगा? लिखा है a nitrate which forms a precipitate with ammonium hydroxide। कह रहा कोई का कोई नाइट्रेट है, क्या करता है? विच फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट। अरे कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है किससे? अ नाइट्रेट विच फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड and is also soluble in excess of it। क्या आंसर होगा इसका? सर बताइए क्या आंसर है? कॉपर नाइट्रेट। क्या सही जवाब होगा? कॉपर नाइट्रेट। तो रिएक्शन बेटा कंप्लीट करके बता भी सकती हो? यस सर, एक सेकेंड। A nitrate which forms a precipitate with ammonium hydroxide and is also soluble in excess of it। तो बच्चों जितने भी मेटल के नाइट्रेट होते हैं वो बेसिकली सॉल्युबल होते हैं। तो उसमें एक ही जो है कॉपर का जो नाइट्रेट था। वैसे तो आपके पास ये आंसर सही है, तो उसका आंसर डी पार्ट जो आपने बताया है वो सही है। चलिए ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करना है, 10th वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? बताइए भाई। जो आपने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी है बच्चों, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको ये सारी बातें बताई जाती हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है ना?
और टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, ये ऐसा बताया जाता है। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक करेक्टर। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, इंक्रीज करनी भी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड पे फ्लोरीन होता है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। पीरियोडिक टेबल में तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो फोन के नाम से जाने जाते हैं। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बच्चों मतलब होता है किसी भी एलिमेंट की वो पावर जिससे वो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसकी उस पावर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The power of the element to attract the shared pair of electron of other element is known as electronegativity. किसी भी एलिमेंट की वो पावर जिससे वो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसकी उस पावर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो प्यारे बच्चों, अब आप सोच के बताइए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है तो टॉप टू बॉटम जाने घटती है, यानी कि अगर ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो उसका मतलब क्या बढ़ रही होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा वो आपको पहचानना पड़ेगा कहां पर होगा। सर बी होगा। क्या होगा? चलो बच्चों ऐसे सोच लेते हैं, 2,1 ये क्या है बच्चों? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। ये क्या है बच्चों? सोडियम। ये क्या है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। ये क्या है? 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सोडियम, मैग्नीशियम। अब बच्चों सोच लो इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहां पर होगा। हाँ तो बच्चों हमारे हिसाब से तो आंसर कुछ और है। आपने कौन सा बताया? सर बी बताया था। ओके, तो डी बताया है। सर बी। बी बताया है। हाँ। हाँ बच्चों बी आपने सही बताया है, क्योंकि ये सोडियम जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है 2,8,1 है। और सोडियम हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर निकालता है और Na+ बन जाता है। और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स में आता है। तो तुम तो कहोगे सर ऐसे तो MgCl2 भी होता है, क्योंकि Mg के पास 2,8,2 है और MgCl2 में दो इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है और Mg+2 बना लेता है। हमने कहा हाँ बनाता तो है, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा जो उसके पास होगा वो सोडियम के पास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर साइज पे भी डिपेंड करता है। जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कहीं ना कहीं मैग्नीशियम से कम भी है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सोडियम में ज्यादा भी है। तो बच्चों 10th वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी पार्ट है, सोडियम। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बच्चों सोडियम में होता है। अच्छा बच्चों तब भी आपको पीरियोडिक टेबल का काफी सारा हिस्सा बच्चों बनाने आना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आप लगभग काफी समय से देख रहे होंगे, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी। तो पीरियोडिक टेबल बच्चों इतनी बना लिया करो। हाइड्रोजन, यहाँ पे बच्चों होता है हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम। अच्छा आपको एटॉमिक नंबर पता है? नहीं पता है? नाइट्रोजन नहीं पता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेटा तुम बताओ बेरिलियम के बाद क्या आता है? बोरो। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बताओ। नहीं पता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। बच्चों ऐसे आपको लिखने आने चाहिए उतना टेंटेटिवली, है ना? ये लिखने आएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, तो ऊपर से अगर हम नीचे जाएंगे तो बच्चों आपको यहां पर क्या नजर आएगा? सोडियम और मैग्नीशियम ही नजर आएगा, है ना? तो अगर आप उस लॉजिक को समझे तो ऊपर से नीचे जाने पर सोडियम का बढ़ जाएगा, है ना? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है।
तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही होगी, तो सोडियम का ज्यादा होगा। और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है, तो मैग्नीशियम की वैसे भी कम हो जाएगी, है ना। तो सोडियम बच्चों उसका सही जवाब है। अगर आप पीरियोडिक करेक्टर के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको सोडियम ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, 11th क्वेश्चन का आंसर पढ़ के बताइए क्या है। सर ए होगा। हम्म। ए होगा, चलो ठीक है। लिखा है एल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म डाई पॉजिटिव आयंस। हाँ, एल्कली मेटल्स तो नहीं करते, एल्कली मेटल्स करते हैं। हाँ, डू नॉट फॉर्म सही है, नहीं करते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आफ्टर अ लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एल्कली मेटल्स अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। हाँ, जैसे सोडियम है ना। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो क्या बना देता है, 2,8,1 से 2,8 हो जाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये लॉस नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। बिल्कुल सही जवाब है। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बिल्कुल सही जवाब। चलो, अरे सबसे आसान क्वेश्चन फिर से आ गया। चलो जल्दी से करो, कॉपी मेटा करके बताओ जल्दी जल्दी। तो वो जो दो क्वेश्चन आपको एक साथ अटेम्प्ट करने हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ बताऊंगा। जल्दी से करिए। सर पहले वाले का सी और दूसरे डी, फोर्थ तो मतलब। बच्चों, 12th वाले का बच्चों ने बताया है कि भाई सी पार्ट है। और बेटा इसके बाद वाले का क्या बताया? लास्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही जवाब है, आपके दोनों सही जवाब है। ये तो बहुत अच्छी बात है। द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 grams of carbon dioxide and 2 grams of hydrogen gas. Okay, ratio between the volume occupied by, अच्छा, 4.4 ग्राम of carbon dioxide
एंड 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेंगी ये हमको बताना है। तो बच्चों अगर आपको सीधा सीधा करना है तो आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। तो ये कितना हो गया, 1/10। 1/10 का मतलब 0.1 मोल। ठीक। ये बच्चों कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, दिस इज 2/2, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ H2। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब क्या होता है, अगर किसी भी गैस के मान लो नंबर ऑफ मोल्स लिखने हो एनटीपी या एसटीपी पर, तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ऐसे होता है। तो ये बच्चों ये लीटर में हो गया। तो यहां पर बच्चों आपसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना होगा यहाँ पर, V इज इक्वल टू 22.4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स 0.1। ये वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई किया, CO2 ने। सिमिलरली बच्चों आप नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के लिखोगे तो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 22.4 इंटू 1। तो बच्चों हमसे क्या पूछा गया है, रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, इसका रेशियो बच्चों पूछा गया है। तो 0.1/1, दैट मीन्स 1/10, 1:10 आया। बिल्कुल सही जवाब बताया आपने, सी बार। तो बच्चों इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स का पोर्शन है तो ये तो काफी पहले ही था, चलिए भाई हो गया। इसके बाद वाला भी हम चेक कर लेते हैं। एक्वस लेड नाइट्रेट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एक्वस जिंक नाइट्रेट बाय एडिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन एक्सेस। ये बेटा कैसे किया ये वाला। सो जब मतलब लेड टू नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड रिएक्ट करेंगे तो हम्म सॉल्युबल लेड क्लोराइड फॉर्म मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, और जिंक हम्म क्लोराइड जब बनेगा तो वो सॉल्युबल होता है। ऐसे ओके। ही फर्स्ट थ्री में लेड सल्फेट और लेड क्लोराइड बनता है जो हाँ इनसॉल्युबल, हाँ। और लास्ट वाले ऑप्शन में लेड का जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्युबल होता है। ठीक है। Aqueous lead nitrate can be distinguished from aqueous zinc nitrate by adding any of the following solution excess। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ओके। तो बच्चों अगले दो, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या आएगा। सर सी। ओके, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ऑक्साइड्स इज करेक्ट। अच्छा, मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, तो बेसिक ऑक्साइड इन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ये तो गलत हो गया। नॉन मेटल के ऑक्साइड तो एसिडिक होते हैं, कह रहा बेसिक है, तो ये वाला तो गलत हो गया। एसिडिक ऑक्साइड्स कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड्स, ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं है भाई। नॉन मेटल के ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड हो गया, इसमें आयनिक बॉन्ड थोड़ा ना होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कंटेन अ मेटल। अच्छा, बेसिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज गैसेस। बेसिक ऑक्साइड नहीं नहीं, यही कहते हैं, यही बच रहा सी पार्ट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कंटेन अ मेटल। ठीक है। अरे वाह, फिर से एक्टिविटी आ गई। चलिए बच्चों करिए, स्टार्ट करिए करना इसको। हाँ भाई जल्दी से करिए इसको।
A student takes copper, aluminium, iron, zinc strips separately in 4 test tubes. He adds 10 ml of freshly precipitated ferrous sulfate solution. ठीक है, सब में FeSO4 को वो डालता है। ठीक है भाई, FeSO4 को सब में डाल दिया। Freshly prepared ferrous sulfate solution to each of the test tube and observe the color of the metal residue in each case. We observe black residue in the test tube. अच्छा, ब्लैक किस में आएगा, ये बात होती है। ब्लैक किस में आता है? सर इसका आंसर शायद ए होगा। अच्छा, ए ज्यादातर बच्चे इसलिए देंगे क्योंकि उसमें दिखाई दे रहा है कि ऐसा ब्लैक उसमें रेसिड्यू है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे ही लिखा हुआ है। ओ सर, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, उसमें ब्लैक दिख रहा है तो दैट मीन्स वो आंसर नहीं है। वी वुड ऑब्जर्व अ ब्लैक रेसिड्यू इन द टेस्ट ट्यूब। सर डी होगा, फोर्थ मतलब ऑप्शन। सेकंड और फोर्थ, वो सेकंड और फोर्थ वाले में ब्लैक रेसिड्यू आएगा, बिल्कुल सही जवाब है, इसी में ही आएगा ब्लैक रेसिड्यू। चलिए बच्चों, यहाँ पे अब जो है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर समाप्त हुए। टोटल लगभग हमारे हिसाब से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। तो जिन्होंने ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 5 भी गलत किए होंगे तो उनको 10 क्वेश्चन के सही नंबर मिल गए होंगे, यानी कि 10 नंबर। और बच्चों, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, इसलिए जब पेपर आपका सबमिट हो रहा हो तो किसी ना किसी क्वेश्चन का टेंटेवली आसपास आंसर आपको लिख के ही सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के दिमाग में नेगेटिव मार्किंग वाली कथा लगी रहती है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान नहीं देना है, आपको पेपर सबमिट होने से पहले किसी भी क्वेश्चन का टेंटेटिव आंसर लिख के मार्क करना ही है। चलिए बच्चों, सबसे स्टार्ट, आसान काम करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हो पाए, मैच द कॉलम। सारे बच्चों को मैच द कॉलम करना है, उनको बताना है कि यहाँ पर मैच द कॉलम। अच्छा, एक बात तो बच्चों को समझ में आ रही है, क्योंकि ये तो था पहले भी, कि सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का जो मेथड होता है वो होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो बी का तो फोर्थ पार्ट है, ये बात तो सही कह रहा है। सर एल्यूमिनियम का 3 होगा। अच्छा, एल्यूमिनियम को सेपरेट किया जाता है, मेटलर्जी का प्रोसेस होता है, उससे हॉल हेरोल्ड प्रोसेस कहते हैं। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से मेटलर्जी को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। तो बाकी बच्चे भी भाई ध्यान दें कि क्या किया जा रहा है। और कैल्सिनेशन बच्चों किसका होगा? कैल्सिनेशन बेसिकली ये भी एक मेटलर्जी का पार्ट होता है, जितने भी कार्बोनेट घोर होते हैं उनका कैल्सिनेशन ही किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब सामने सामने तो होगा नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो ई नंबर है वो बन जाएगा, उसमें CCl4 में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और आखिरी बचा है बच्चों ये कैल्शियम कार्बाइड क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में तो सभी को बचा है कि NaCl में, MgCl2 में, CaCl2 में, इन सब में आयनिक यानी कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो बच्चों, मैच द कॉलम तो सही हुआ। मैच द कॉलम सही करके अगर आपने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 गलत किए थे तो 10 नंबर वहां मिले। अब मैच द कॉलम करके आपको 5 नंबर और मिल गए, आपको 15 नंबर यहाँ पे अवार्ड हो गए। हम लोग वो क्वेश्चन छू रहे हैं जिससे जल्दी आपकी मार्किंग क्रिएट हो जाए। अच्छा, इसके बाद बच्चों आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कोई नहीं छोड़ता है, जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग को कंप्लीट करना है, यहाँ से 5 नंबर और लेने हैं।
सर ए का स्मॉलेस्ट होगा। हाँ चलो अभी लिख लेते हैं, फिर देख लेंगे बाद में। यहाँ पे चलो आपने बताया स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट वाला बेटा। चलो सब बच्चों एक बार चेक भी कर लेते हैं सही है कि गलत है। इफ एन एलिमेंट हैज एन इलेक्ट्रॉन, if an element has one electron in outermost shell, then it is likely to have the dash atomic size amongst all the elements in the same period. Okay. ओ सर एक सेकेंड। If an element has one electron in the outermost shell, then it is likely to have a dash atomic size amongst the। अच्छा ये एटॉमिक साइज पे कंपैरिजन जाता है, तो बच्चों हम लोग एटॉमिक साइज का कंपैरिजन तो मेरे को खुद ही नहीं पता है। मैं एक मिनट सजा लेता हूँ, शायद हमको उससे खुद याद आ जाए। तो बच्चों एटॉमिक साइज को कंपेयर करना हो तो एक बार लेफ्ट टू राइट जा करके देख लेते हैं, एक बार टॉप टू बॉटम जाके देख लेते हैं। अच्छा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो चलो बच्चों बोरॉन ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,3, 2,4, 2,5। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, तो दैट मीन्स बोरॉन हो गया। तो बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने से बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने से उसका न्यूक्लियस में अट्रैक्शन बढ़ता चला जाए, है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेरे ख्याल से बच्चों साइज जो होगा वो छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। जैसे टॉप टू बॉटम भी देख लेते हैं। टॉप टू बॉटम में आप बताइए कौन कौन से आते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नहीं जानते, चलिए हम बताते हैं, हेलीना। ये देखो बच्चों टॉप टू बॉटम में ऐसे देख लेते हैं। मान लो लीना देख लो, इसका क्या होता है 2,1, इसका होता है 2,8,1। ओके। तो बच्चों यहाँ पे तो एटॉमिक साइज 100% इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती चली जा रही है। ओके सही तो है। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। बच्चों कोई भी पीरियोडिक कैरेक्टर हो, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करेगा तो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज ही करेगा। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं ये चाहता क्या है। इफ एन एलिमेंट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, देन इट इज लाइकली टू हैव द। ओके। ये देखो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो अगर एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, सेम पीरियड में, तो सेम लार्जेस्ट। पीरियड में, सेम पीरियड, सेम पीरियड, सेम पीरियड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो अगर हम इसी पीरियड को ले ले, सेकेंड वाले पीरियड को, तो सेकेंड वाले पीरियड में अगर हम बढ़ेंगे, तो अगर हम सेकेंड वाले पीरियड में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम सेकेंड वाले पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है ना। तो इसका क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा बड़ा होगा, तो बेटा इसका साइज हो जाएगा लार्जेस्ट। इसका हो जाएगा लार्जेस्ट, क्योंकि बच्चों उसने किसमें कहा, इसने पीरियड में कहा। अगर ग्रुप में कहता तो हमको कुछ और सोचते, इसने कहा पीरियड में किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ अगर आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो सबसे छोटा होगा उस पीरियड में कि सबसे बड़ा होगा। तो तुम कहोगी सर सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन एक से और बढ़ते चले जाएंगे, तो अट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा लार्जेस्ट। बेटा तुमको समझ में आई एनालिसिस पूरी। यस सर। हम चिल्ला बहुत रहे हैं, उसको भी ध्यान से सुनना, क्योंकि हम एनालिसिस भी कर रहे हैं बीच बीच में। चलो उसके बाद बच्चों बी वाला पार्ट बताइए इसका आंसर भाई। सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो। आपने कहा HCl डज नॉट फॉर्म एन एसिड सॉल्ट। क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट फॉर्म एन एसिड सॉल्ट। हाँ ठीक है, नहीं करता है। सी पार्ट बताओ बेटा। डर्टी ग्रीन। डर्टी ग्रीन, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया बच्चों, यहाँ पे डर्टी ग्रीन ही आएगा। उसके बाद वाला बेटा।
एडिशन रिएक्शंस। हाँ, एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। जितने भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड वाले यानी कि अनसैचुरेटेड ग्रुप होते हैं वो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो एल्केन देते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा मिथेन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड बनता है, HCl बनता है। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। और ये तब तक होती रहती है बच्चों जब तक सारे इसके क्लोरीन एटम नहीं निकल जाते। समझ गए ना। CH2Cl2 बना, फिर HCl बना, ये बच्चों एल्केन देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देन की एल्कीन और एल्काइंस एडिशन रिएक्शन। उसके बाद बेटा ई वाला पार्ट देखो जरा, बताओ। फिर एसिडिक। एसिडिक सॉल्यूशन विल टर्न मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पिंक। हाँ, एसिडिक। ओके, बिल्कुल सही जवाब। तो प्यारे बच्चों, पांच में से मान के चलो आपने दो भी गलत किए होंगे तो तीन क्वेश्चन के आंसर आपको यहां से मिल गए। 15 और 3 18 नंबर बच्चों आपके पक्के हो। 18 पक्के, 18 पक्के हो गए। चलो, अरे बच्चों ये कह रहे थे एग्जाम में देख लेना, जहां पर आपको ये मैच द कॉलम और ये सब मिलेंगे तो उनको जल्दी पकड़ पकड़ के कर लेना। क्योंकि हमें लग रहा है कि अगर एग्जाम में आप मैच द कॉलम कर लोगे तो उसमें तो समय ही बहुत कम लगा और 5 नंबर फ्री के मिल गए। और वैसे ही हमें लग रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको 5 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। और फ्री के नंबर किसको नहीं अच्छे लगते, सबको अच्छे लगते हैं। अरे बच्चों लो 5 नंबर देखो एकदम फ्री के, एकदम फ्री के 5 नंबर बच्चों। ये वाला हम पार्ट करेंगे, पहले फ्री वाले पकड़ रहे हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बच्चों तीनों के स्ट्रक्चर बना डालो तेजी से। तो बच्चों IUPAC नेमी आप क्लास 9th से देख रहे हैं, अब आपके पास आ गया सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो तेजी से बना लीजिए।
तो स्ट्रक्चर बन गया बेटा? यस सर। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक यानी कि 3 कार्बन, और एक कार्बन को ओइक एसिड में कन्वर्ट कर दो। ये हो गया बच्चों प्रोपेनोइक एसिड। पेंटेन टू ऑल। चलो बच्चों पहले पेंट बना लो और सेकंड पोजीशन पे ऑल लगा दो। टू डाइब्रोमोब्यूटेन, एकदम हलवा क्वेश्चन है भाई। ब्यूटेन का मतलब हुआ ये 4 कार्बन। 2,2 डाइब्रोमो, यानी कि यहां पे भी ब्रोमीन, यहां पे भी ब्रोमीन। ये बच्चों बन के तैयार हो गया। बड़े स्ट्रक्चर आसान थे। ये तो तुम्हारे सही हो गए होंगे ना? क्यों तविश, ये तो उड़ाते ही उड़ा दिए होंगे तुमने देखते ही। चलो बच्चों, इसमें तो आईयूपीएसी नेमिंग ऐसा लग रहा है कि बच्चे छोड़ के आएंगे ही नहीं, देखते ही उड़ा देंगे। चलो भाई, उसके बाद बच्चों फिर से हमारे पास आ गया है बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में आईयूपीएसी नेमिंग है। कर दो बेटा जल्दी से इसकी आईयूपीएसी नेमिंग। तो बड़ा आसान है। 1 2 3, प्रोपेन 1 ऑल, कि प्रोपेनॉल हो गया। अरे गलती हो जाएगा, पहला लेटर भैया कैपिटल लिखिएगा आप। प्रोपेनॉल, ठीक है, पहला लेटर कैपिटल। उसके बाद 1 2 3 4 5, इसका आ जाएगा प्रोप 1 इन या प्रोपीन। तो कितना आसान है भाई। पेंट वनीन होगा। पेंट है, अच्छा हाँ 5 है। पेंट 1 इन, अरे पेंटीन लिख लो सीधा, हो गया। बच्चों लग रहा है यहां पे गलती हो जाएगी। चलो ये वाले करो। एक एक वर्ड में आसान आंसर देना है। जैसे पहला लिखा है, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद बोथ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सेम एटम। कौन सा बॉन्ड होगा? बच्चों 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। कोऑर्डिनेट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम लोग आयनिक कहते हैं, और तीसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो बताइए कौन सी बॉन्डिंग है इसमें? सर कोऑर्डिनेट। बिल्कुल सही जवाब। जब दोनों एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब एक ही एटम अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिल्कुल सही बताया आपने। बी वाला बेटा बताओ, सब बताती जाओ। सर बी का तो सॉल्ट ही होगा। मुझे नहीं मालूम। नॉर्मल सॉल्ट। Salt। A salt formed by complete neutralization of an acid by a base. Normal salt. A salt formed by complete neutralization of an acid by a base. एसिड और बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनेगा उसको हम नॉर्मल सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, जाने दो। सी, a reaction in which hydrogen of an alkane is replaced by halogen। बच्चों अभी हमने बताया था कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेसिकली एल्केन देते हैं और उसमें अपना हाइड्रोजन एक एक करके हैलोजन से रिप्लेस करवाते हैं। तो ये बच्चों कौन सी रिएक्शन हो गई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए उसके बाद, हाँ बेटा। हैलोजनेशन नहीं होएगा। हैलोजनेशन, नहीं हैलोजनेशन मतलब को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका एक सही वर्ड है, क्योंकि हैलोजनेशन रिएक्शन का कुछ और मतलब भी निकल आता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जब रिएक्शंस पढ़ाई जाती है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, सब, एडिशन रिएक्शन, ये सब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर आते हैं। होते तो और भी हैं। तो उसमें हैलोजनेशन नाम का कोई वर्ड नहीं आता है, तो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही लिखिए, क्योंकि हैलोजनेशन रिएक्शन क्लास 12th की तरफ मूव करा देगी एक नई रिएक्शन की तरफ। तो आप जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही लिखेंगे। नेक्स्ट, डी पार्ट।
किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसको? आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ चाहिए होती है उसको आयनाइजेशन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन को गेन कराने में, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को गेन कराने में जो एनर्जी चाहिए होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी ये दोनों अलग अलग टर्म है। बाहर निकालना है तो आयनाइजेशन, गेन कराना है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आखिरी एलॉय। एलॉय, बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों ऐसा लग रहा है कि पास होने लायक कुछ नंबर तो एग्जाम में बन गए अभी तक। यहां तक तो बच्चों जंग जीत ली है, मतलब 25 नंबर तो कवर कर लिए। मतलब 2025 निकल गया तो 25 नंबर कवर हो गया। लेकिन बच्चों ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं वो होंगे ही नहीं। वो क्वेश्चंस तो बच्चों हमको लग रहा है, देख लो आप एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेरिमेंट बेस्ड। बताइए भाई। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अब तक आपने। अब क्वेश्चन देखिए पूरी तरह से ये बने हुए हैं। तो प्यारे बच्चों उसको स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट करने के लिए जरा आप सब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टील ऑब्जेक्ट्स विद सिल्वर इन्वॉल्व्स अ 3 स्टेप्स। अच्छा, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है, ठीक है। स्टेप 1, अ कोटिंग ऑफ कॉपर इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, अ कोटिंग ऑफ निकल इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, अ कोटिंग ऑफ सिल्वर इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट as shown in diagram. A diagram of apparatus used for step 1 is shown. Copper, steel, aqueous वगैरह वगैरह। The chemical process taking place on the surface of object is कॉपर ने रिडक्शन किया। What is observation seen on the surface of object? रेडिश ब्राउन डिपॉजिट या पिंक डिपॉजिट भी कह सकते हैं। रेडिश ब्राउन डिपॉजिट, मास इंक्रीजेस। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वाले में जवाब देना पड़ेगा रेडिश ब्राउन, मास डिपॉजिटेड।
ये बच्चों आपको जवाब देना पड़ेगा दूसरे वाले में। एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स कांस्टेंट। Explain why the concentration of the copper ions in the electrolyte remain constant. As anode released, as anode released copper ions, the concentration of copper ions does not decrease. As anode released copper ions, the concentration of copper ions does not decrease. ये इसका जवाब है। Which two changes which would be needed in order to coat nickel onto the object in step 2? Anode should be made up of nickel and the electrode should be nickel sulfate or any salt solution of nickel. C part. Write down the reaction taking place at the positive electrode during step 3. That is positive electrode पे oxidation होगा। ये होगा। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा पहले से आपका किया होना चाहिए बुक में, तभी आप इसको जल्दी से कर पाएंगे, अदरवाइज ये टाइम ले लेगा। ये ये बच्चों क्वेश्चन थोड़े से टाइप के हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा कर दिया गया है, यानी पासिंग मार्क्स सबको दिए गए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन पेपर का लेवल देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि यार बहुत पढ़ना पड़ेगा। चलिए बच्चों, तो तविशी बेटा ये वाला क्वेश्चन करो, फोर्थ वाला। पहले जो होने वाले क्वेश्चन से पहले इनको करते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करो बेटा, फोर्थ वाला। आवाज आ रही है? यस सर। ये वाला करो, फोर्थ वाला। जो होने वाले हैं पहले वो करते हैं, जो ना होने वाले हैं उनको बाद मिलेगी। सर ए का आंसर ए और एफ होगा।
एक आंसर ए और एफ होगा, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ए और एफ ही इसका आंसर है। फिर बी का आंसर ई और सी और ई होगा। बिल्कुल सही जवाब, सी और ई। और सी का आंसर होगा C2H4 with concentrated H2SO4 will give C2H4 sorry, बनेगा। 2H5OH with concentrated H2SO4 will give C2H4 plus H2। हाँ, ये रिएक्शन बेटा कंप्लीट है। ठीक है, तो ये अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन किया गया है, तो अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन बनती है। चलिए बच्चों नेक्स्ट। बच्चों जहां जहां से नंबर मिलते जाएं लेते चले जाओ। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अमोनिया माइन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इन्होंने ये पूछ लिया है कि अमोनिया माइन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। बहुत बार बना चुके हैं ऑलरेडी, हम क्लास 8 से इसको बना रहे हैं। चलिए भाई, NH3, ये हो गए बच्चों NH3। नाइट्रोजन के पास बच्चों वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास बच्चों एक होता है। ठीक, ये देखो बच्चों, ये हो गई शेयरिंग। और बच्चों ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर उठा के कोऑर्डिनेट करेगा, किसको करता है? H+ को करता है। ठीक है ना? तो ये ऑलरेडी बच्चों आप बहुत बार पहले भी बना चुके हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा के एक सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर देते हैं, प्लस लगा देते हैं और वहां पे माइनस, तो माइनस न्यूट्रल हो जाता है। अब आपके पास बच्चों ये स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया है। तो आप इसको भी दिखा सकते हैं या इसको भी दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट दिखाना है तो बच्चों इसी में ही इलेक्ट्रॉन्स दिख भी रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट ही दिखा दीजिए। बन गया ना बेटा? यस सर। कहोगे सर अमोनियम आयन तो एक बार में उड़ा देते। चलो ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन करो। 3 नंबर, 3 नंबर, सिक्स का फोर्थ पार्ट। सर पहले का पार्ट वाई होगा। वाई। फिर बी का अ, एक सेकेंड, 8 होगा। क्या होगा? 8। यस। क्या लिखा है? मेटल atoms tend to have a maximum of dash electrons in the outermost shell. Metal atoms tend to have a maximum of dash electrons in outermost shell. तो क्या यहाँ पे मेटल एटम, तो क्या यहाँ पे 2 होगा आंसर? बिकॉज ये पूछा मेटल एटम्स एक्स एंड वाई में, वाई मेटल एटम है सर। हाँ, ये थोड़ा सा टेंटेटिव नहीं लग रहा, पता नहीं कैसे पूछा गया है। अब वाई के हिसाब से तो आंसर हम 2 ही लिखेंगे बस। और सर सी का पार्ट भी वाई होगा। ये थोड़ा सा गलत तरीके से पूछा गया, ये ऐसे नहीं पूछा जाना चाहिए था। और सी वाला पार्ट? भी वाई होगा। वाई होगा। ठीक है।
चलो बच्चों, ये डायग्राम की लेबलिंग करने के लिए दे दिया गया, 3 नंबर का सिर्फ डायग्राम लेबल करना है। सर, ए ए कैथोड होगा, बी एनोड है, और सी। ए कैथोड है, ठीक है, ए कैथोड है, बिल्कुल सही। बी क्या है? एनोड है, बिल्कुल सही। और सी क्या है? सी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर, ये है। हम्म। हो गया। पेपर आईसीएसई वाले अच्छा पेपर बनाते हैं। ये वाला 3 नंबर का क्वेश्चन। तीनों कंप्लीट कर लो रिएक्शन, हम एक ही बार में अभी लिख देंगे। फोर्थ का थर्ड पार्ट। सर हो गया। हो गई। पहले वाले का AlN plus 3H2O gives AlOH whole thrice plus NH3 होना चाहिए। सही है। फिर सेकंड का तो C+4HNO3 gives, एक सेकंड, हाँ, C+4HNO3 gives CO2 plus 2H2O plus 4NO2। और लास्ट का C2H5Cl plus NaOH gives C2H5OH plus NaCl। अरे वाह, मजा आ गया। तुमने इतना अच्छा जवाब दिया तीनों का, ऐसे लग रहा है घर आकर के तुमको बधाइयां दें। बहुत बढ़िया जवाब, मजा आ गई। ये ओसवाल्ड प्रोसेस का डायग्राम होता है। ओसवाल्ड प्रोसेस क्लास 11 12 में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन आईसीएसई में क्लास 10th में ही दे दिया जाता है। इससे हम लोग नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं लेबोरेटरी मेथड पर। इससे हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो ये नाइट्रिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्लास को ओवर करते हैं और तुमको जो है ये पूरा पेपर शेयर कर देते हैं, ताकि बचे हुए क्वेश्चंस तुम उनको ट्राई कर लो, और उन क्वेश्चंस के साथ तुमको सॉल्यूशन भी अलग से मिल जाएगा, तो उन सॉल्यूशंस को भी जरूरत पड़ने पर देख सकती हो। ठीक है सर। और बेटा कल का क्या प्लान है, कल आना है? सर मुझे पूछना पड़ेगा, मैं मैसेज कर तब दूंगी। जैसा हो बता, ठीक। ठीक है। थैंक यू सर। ओके।